17 मार्च 2030 इको पार्क कोलकाता। देर दोपहर। सूरज पहले ही ढल चुका था। झील का पानी पिघले हुए सोने सा चमक रहा था। ज्यादातर परिवार जा चुके थे। बस कुछ जोड़े और अकेले जॉगिंग करने वाले बचे थे। शश और रिया अपनी पुरानी बेंच पर बैठे थे, वही जो आधा छिपी हुई खजूर के पेड़ों के झुरमुट में थी, वही जिसे उन्होंने 15 साल की उम्र से अपना बना लिया था। रिया ने अपनी स्नीकर्स उतार दी थी और एक पैर मोड़कर नीचे रख लिया था। उसने फीकी नीली जीन्स और साधारण सफेद आधी आस्तीन वाली टॉप पहनी थी। आज उसके बाल खुले थे, नारंगी रोशनी में पकड़कर काले रेशम की तरह चमक रहे थे। शश उसके बगल में बैठा था, कोहनियां घुटनों पर टिकाए, पानी की ओर देख रहा था, बिना सचमुच देखे। अशोक का दरवाजा सिर्फ कल सुबह बंद हुआ था। उसकी अनुपस्थिति अब भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी एक पसली खोखली कर दी हो। रिया ने उसकी खामोशी देखी, पर दबाव नहीं डाला। वो कभी नहीं डालती थी। इसके बजाय उसने सहजता से, लगभग शरारत भरे अंदाज में उसका दायां हाथ पकड़ लिया, उसे हथेली ऊपर करके रखा, फिर ठिठक गई। उसकी हथेली खुरदुरी थी, सिर्फ छिली नहीं, पत्थर सी सख्त। हथेली के तलवे पर, हर उंगली के आधार पर, यहाँ तक कि उंगलियों के जोड़ों पर भी मोटी मोटी सफ़ेद दागों की लकीरें थीं। पुरानी सफ़ेद लकीरों पर नई गुलाबी लकीरें चढ़ी हुई थीं। कुछ चाकू के निशान जैसे लग रहे थे, कुछ जलने के। एक लंबी तिरछी कट एक अंगूठे के आधार से लगभग कलाई तक जा रही थी। रिया का अंगूठा उस सबसे लंबे घाव पर धीरे से फिसला। सावधानी से वो उसकी ओर देखकर बोली, तुम ट्रेनिंग कर रहे हो? ये सवाल नहीं था। शश ने हाथ नहीं छुड़ाया। उसने उसकी आंखों में देखा, स्थिर लेकिन हमेशा से ज्यादा नरम। मैंने सोचा, वो धीरे से सांस छोड़ी। मैंने सोचा कि मुझे खुद का बचाव करना चाहिए। मैं हर बार तुम्हारे लिए बोझ नहीं बन सकता कि तुम मुझे बचाती रहो। रिया के होंठ मुस्कुराए, एक छोटी सच्ची मुस्कान जो वो किसी और को शायद ही दिखाती थी। मुझे अपनी खरगोश को बचाना पसंद है। शश का चेहरा लाल हो गया, रंग गर्दन से कान तक तेजी से चढ़ा, चटक नीला, साफ दिखने वाला। वो नजरें हटाकर झील की ओर देखने लगा। अचानक किनारे पर चल रहे दो बगुलों के बहुत दिलचस्पी लेने लगा। रिया हंसी, धीमी, गरम, लगभग स्नेह भरी। उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसे फिर पलटा, घावों को नक्शे की तरह देखने लगी। तुम्हें ये बहुत सारे लग रहे हैं, वो धीरे से बोली। शायद तुम गलत तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हो। उसने नजर उठाई। मुझे ट्रेनिंग करने दो, हम साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। शश ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। उसने उनके जुरूडे हाथों की ओर देखा। रिया के हाथ मजबूत थे, उंगलियों के जोड़ों पर सालों की बैग प्रैक्टिस और स्पारिंग के हल्के निशान, पर उसके मुकाबले चिकने थे। वो एक बार सिर हिलाया, इसकी जरूरत नहीं। वो नरमी से बोला, मैं खुद एक असली गुरु ढूंढ लूंगा। रिया की भौहें ऊपर चढ़ गईं। अच्छा जी? उसका लहजा नकली नाराजगी वाला हो गया। आंखें शरारत से सिकुड़ गईं। अब तुम्हें भी जहर चढ़ने लगा है। शश खुद को रोक नहीं पाया। एक छोटी सच्ची मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। कल सुबह के बाद पहली। सॉरी। रिया ने सिर टेढ़ा किया। मैं माफ कर दूंगी। वो करीब झुकी, आवाज चिढ़ाने वाली फुसफुसाहट में बदल गई। अगर तुम मुझे कैफे से चॉकलेट स्मूदी दिलवा दो। शश हंसा, धीमा, खुद पर हैरान। डील। वो खड़ा हो गया। रिया ने आखिरकार उसका हाथ छोड़ा, पर जैसे ही वो छोटे झील किनारे वाले कैफे की ओर चल पड़ा, रिया ने पीछे से पुकारा, एक्स्ट्रा विप्ड क्रीम। उसने बिना मुड़े हाथ ऊपर करके इशारा किया। रिया उसे जाते हुए देखती रही। उसकी मुस्कान धीरे धीरे शांत, विचारशील हो गई। उसने अपनी हथेली की ओर देखा, फिर शश की दूर होती आकृति की ओर। अब ज्यादा लंबा, चौड़ा, पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ चलता हुआ। उसने खुद से बुदबुदाया, मेरा खरगोश अब पंजे निकालने लगा है। 1 घंटे बाद शश सीधे घर नहीं गया। वो लंबा रास्ता लेता हुआ, सॉल्ट लेक सेक्टर वी से गुजरता हुआ, टेक पार्क्स के पास से, पुरानी मुख्य सड़क की ओर, जो आखिरकार हावड़ा बर्दवान लाइन तक जाती थी। पिछले 4 सालों में, वास्तविक दुनिया के समय में, वो चुपचाप टुकड़े जमा करता रहा था। पुरानी AISI रिपोर्ट्स, अस्पष्ट मंदिर अभिलेख, पटना के आसपास के गांवों की लोक कथाएं, बिहार के एक निजी संग्रह से डिजिटाइज ताड़पत्र का एक पन्ना, जिसमें शोकग्रस्त सम्राट द्वारा छिपाई गई सील की गई रक्त तलवार का जिक्र था। वो जानता था स्थान, स्थानीय GPS नहीं, किसी के पास नहीं था, पर इलाका पता था। पटना से 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में लेटराइट की निचली पहाड़ियों की एक श्रृंखला।
शुरुआती मौर्य काल का एक भूला हुआ रॉक कट कक्ष प्रणाली, आधिकारिक तौर पर अनएक्सकेवेटेड या ढह चुकी। स्थानीय लोग इलाके को कहते थे काला पहाड़। वो पहले 2 बार जा चुका था, एक बार सैटेलाइट इमेज से, एक बार खुद 6 महीने पहले, इतिहास के छात्र बनकर फील्ड वर्क के बहाने। वो प्रवेश द्वार जानता था, रास्ता जानता था और अब पहेलियां भी जानता था, क्योंकि अशोक ने उसे दिखाया था, शब्दों में नहीं, इशारों में, अलकोव को सील करने के तरीके में, मंत्र की लय में जो उसने फुसफुसाया था। शश ने पटना के लिए रात की ट्रेन ली, 3 घंटे सोया, फिर एक लोकल ड्राइवर से पुरानी अल्टो किराए पर ली, जिसने सवाल नहीं पूछे। वो दक्षिण पूर्व की ओर चलता रहा, जब तक सड़क मिट्टी, फिर बजरी, फिर कुछ नहीं रह गई। सूर्यास्त के समय एक बरगद के नीचे गाड़ी पार्क की, एक छोटा बैकपैक कंधे पर लिया, पानी, टॉर्च, चाकू, रस्सी, नोटबुक, और चल पड़ा। पहाड़ अंधेरे में उठा हुआ था। उसने चट्टान में दरार ठीक वहीं पाई जहां याद था, कंधों के लिए मुश्किल से चौड़ी फांक। वो अंदर सरक गया, ठंडी हवा, गीले पत्थर और प्राचीन धूल की गंध। टॉर्च ज्यादा देर नहीं जलानी पड़ी। दीवारों पर हल्की बायोलुमिनेसेंट लाइकेन चिपकी थी, पहली नक्काशी देखने लायक रोशनी। वहीं आंख और सर्पिल का मोटिव, दादी की गुफा वाला। नीचे फीकी ब्राह्मी लिपि में वही सवाल, कालस्य अपि कालः किम, समय का समय क्या है। शश मुस्कुराया, छोटा, थका हुआ। वो पहले से जवाब जानता था। उसने वही प्राचीन लय में जोर से कहा, जिस लय में अशोक ने कभी छिपे मंदिर में कहा था, स्वयं कालः, समय स्वयं। पत्थर एक बार गुर्राया, धीमा, अनिच्छुक। एक स्लैब सरक कर हटा। दूसरा कक्ष, दूसरी पहेली। फर्श पर गोलाकार मोज़ेक, 12 स्पोक एक केंद्रीय कमल से निकलते हुए, हर स्पोक के अंत में एक उथला गड्ढा। शश को याद था, अशोक ने एक देर रात के पाठ में 12 छोटे नदी के पत्थरों से दिखाया था, एक हर महीने के लिए, एक हर चक्र के लिए, एक विजय और पश्चाताप के हर चरण के लिए। उसने अपनी हथेली केंद्रीय कमल पर रखी। उसे पत्थरों की जरूरत नहीं थी, उसके पास स्मृति थी। उसने क्रम बोला, जो अशोक ने कभी जोर से नहीं सिखाया था, पर ध्यान के दौरान जिस तरह हिला था वही दिखाया था। जन्म, कामना, विजय, पश्चाताप, रक्त, शांति, त्याग, समझ, करुणा, अनित्यता, शून्यता, वापसी। हर शब्द के साथ एक स्पोक जल उठा, हल्का नीला सफेद। जब खत्म हुआ, पूरा फर्श एक बार धड़का। एक छिपी सीढ़ी नीचे की ओर मुड़ी। तीसरा कक्ष, छोटा, खाली, सिवाय एक पत्थर के चबूतरे के, और उस पर रक्त खड्ग, म्यान में नहीं, नंगा ब्लेड, नोक नीचे एक उथली खांच में। फुलर के साथ लाल नस पहले से ज्यादा गहरी थी, कुछ जगह काली पड़ चुकी, धीरे धीरे धड़कती हुई जैसे जीवित दिल। शश आगे बढ़ा, उसके जूते गूंजे। 2 कदम दूर रुका। हवा गाढ़ी लग रही थी, पुरानी यादों से भारी। वो धीरे से, लगभग श्रद्धा से बोला, मैंने अपना वादा निभाया। कोई जवाब नहीं, पर तलवार जानती थी। लाल नस चमकी। शश ने हाथ बढ़ाया, उंगलियां काले लोहे की मूठ पर बंद हुई। त्वचा चमड़े से मिलते ही पहचान। एक झटका, दर्द नहीं, जुड़ाव। ब्लेड गूंजा, आवाज नहीं, कंपन। वो उसकी बाहों से होते हुए छाती में गया, स्टर्नम के पीछे एक दूसरा दिल बनकर बैठ गया। लाल नस चमकी, तेज लाल, फिर धीमी, स्थिर चमक में स्थिर हुई। तलवार उसकी अपेक्षा से हल्की थी, लगभग भारीहीन, जैसे सही हाथ के उठाने का इंतजार कर रही हो। शश ने उसे उठाया, धीरे से घुमाया। धारी ने हल्की लाइकेन रोशनी को पकड़कर पतली लाल रेखा में वापस फेंका। उसे यादें महसूस हुई, दर्शन के रूप में नहीं, दबाव के रूप में। हर जान जो ब्लेड ने ली थी, हर वार जो अशोक ने किया था, हर पछतावा। वे उसे डुबो नहीं रही थीं, वे बस उसके साथ जुड़ गईं, जैसे घाव आखिरकार त्वचा पा चुके हों। शश ने सांस छोड़ी। मैं तुम्हें उसके जैसा इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसने फुसफुसाया। तलवार ने एक बार गर्माहट से धड़का, लगभग स्वीकृति में। उसने उसे सादे काले म्यान में रखा, जो उसने खुद बनवाया था, मैट, बिना किसी सजावट के। हुडी के नीचे पीठ पर लटकाया, फिर मुड़ा, कक्षों से होकर वापस चला। पत्थर के स्लैब चुपचाप अंतिम रूप से बंद हो गए। बाहर रात ठंडी थी, आधी चांद नीची लटकी थी। शश लंबे समय तक पहाड़ी पर खड़ा रहा, तलवार उसकी रीढ़ से सटी हुई, स्थिर,
धैर्यवान, तैयार। वो उत्तर की ओर देखा, कोलकाता की ओर, रिया की ओर, उस जीवन की ओर जो अभी जीना बाकी था। और पहली बार जब से अशोक का दरवाज़ा बंद हुआ था, वो पूरा महसूस कर रहा था। खत्म नहीं, अजय नहीं, बस संपूर्ण। वो चल पड़ा, पीठ पर तलवार, आगे भविष्य। और कहीं शहर में चांदी की आभा वाली एक लड़की अभी भी चमकना सीख रही थी, अपने खरगोश के घर लौटने का इंतजार कर रही थी।